ये ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंसेस में से एक होता है, जहां तुम्हें लगता है कि तुमने एनालिसिस सही से किया है, फिर अप ट्रेंड में बाय पोजीशन लेते हो ताकि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन दे। लेकिन रियलिटी में होता ये है कि तुम स्टॉप आउट हो जाते हो और सोचते रह जाते हो कि गलती कहाँ हुई। तो इस वीडियो में हमारा फोकस होगा मार्केट को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका, और एक ऐसा सेटअप प्लान करना जो ट्रेंड के साथ काम करे, ताकि तुम भी ऐसे सेटअप्स पकड़ सको। तो चलो इसे फॉरेक्स पेयर के 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझते हैं। यहाँ स्ट्रेट व्यू में ट्रेंड देखना काफ़ी ईजी होता है। ये क्लियरली एक हाई टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, जहां मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक करता है और स्विंग हाइज बनाता है। अगर तुम इन स्विंग हाइज के लेफ्ट साइड को देखो तो कई बार तुम्हें वहां सप्लाई बनी हुई दिखेगी, और नया स्विंग हाई उस सप्लाई लेवल को फिल करता है। फिर वहां से प्राइस वापस नीचे पुश हो जाता है और स्विंग लोज के नीचे ब्रेक कर देता है। सप्लाई लेवल से सबसे सिंपल सेटअप तुम पहले से जानते ही हो। बस सप्लाई से शॉर्ट सेल करना, स्टॉप लॉस ऊपर रखना और टेक प्रॉफिट में लास्ट स्विंग लो के टूटने की एक्सपेक्टेशन रखना, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब ये क्रेजी रेयर ट्रेड था जो शायद मेरे कुछ व्यूअर्स ने लिया भी होगा। इतना हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप बहुत कम बार आता है। लेकिन हम पास्ट कैंडल्स ट्रेड करने यहाँ नहीं आए हैं, हम फ्यूचर कैंडल्स ट्रेड करने आए हैं, लगातार प्राइस एक्शन एनालाइज करके। क्योंकि जो हो चुका है उस पर बात करना इजी है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये बताना मुश्किल होता है। तो हम रीसेंट मूवमेंट्स पर आते हैं। यहाँ एक्सटर्नल स्विंग लेवल्स पर हमें एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स ऊपर की तरफ दिखता है। ये इंपल्स लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक कर देता है। तो अब हम एक्सटर्नल स्विंग लोअर हाई से फर्स्ट स्विंग हायर हाई में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की पहली रिवर्सल प्रिंट होती है। इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर टुवर्ड्स द बुलिश साइड कहा जाता है। तुमने दोनों नाम सुने होंगे, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम अलग है। और इंटरनल लेवल्स पर भी ये एक अप ट्रेंड की तरह दिखता है, मतलब दोनों लेवल्स आपस में अलाइन हो जाते हैं। अब जब स्विंग लेवल्स का एक सिग्निफिकेंट ब्रेक होता है, तो हम उस प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं जिसने हमें उस पॉइंट तक पहुंचाया। यहाँ एग्जाम्पल में सभी कैंडल्स बुलिश क्लोज हो रही हैं और नीचे की तरफ बड़े विक्स हैं, फिर भी कैंडल्स बुलिश क्लोज कर रही हैं। इन कैंडल्स की साइकोलॉजी साफ बताती है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उनमें इनफ स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि हर मूव जल्दी बाय कर लिया गया। मार्केट को बायर्स और सेलर्स की एक बैटल की तरह सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा एफिशिएंट रहना चाहता है। और जब एफिशिएंसी टूटती है और मार्केट इनएफिशिएंट हो जाता है, जैसे इस मूव में हुआ जहां बायर्स को सेलर्स पर बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, तो मार्केट खुद को रीकैलिब्रेट या रीबैलेंस करना चाहता है, यानी वापस एफिशिएंसी में आना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें जल्द ही किसी ना किसी तरह का डाउनसाइड पुलबैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमें यह नहीं पता कि वो कहां होगा, लेकिन जब भी होगा हम डिमांड लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स या जो भी बुलिश एंट्री स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं उनके पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मार्केट अभी भी अपट्रेंड में है तो सेल्स ढूंढने का कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। लगता है ये अपवर्ड एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अब बेरिश कैंडल्स थोड़ी ज्यादा दिखने लगती हैं। और यहां हमें एक डाउनसाइड पुलबैक भी मिला। बिल्कुल, वो पुलबैक फिर से अपसाइड में फेड हो गया और लास्ट हाई ब्रेक हो गया, लेकिन अप ट्रेंड में ये नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, यानी लास्ट हाई के टूटने के बाद हायर लो कंफर्म हो जाता है, जहां से हमें हायर हाई मिला क्योंकि मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। और जब अप ट्रेंड में एक हायर हाई बन जाता है तो हम नेक्स्ट हायर लो ढूंढते हैं। नया हायर लो तब तक वैलिड रहता है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहती है, यानी इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे ब्रेक होने का मतलब लोअर लो कंफर्म होना होगा। तो ये मानते हुए कि मार्केट नीचे ब्रेक नहीं करेगी, ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाय सेटअप देखने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ऐसे सेटअप के लिए हम डिमांड लेवल को स्ट्रक्चरल एंट्री की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें डिमांड आइडेंटिफाई करनी होगी। डिमांड का थ्योरी ये है कि ये वो लास्ट बेरिश कैंडल होती है जिसके बाद मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड पुश दिया। उदाहरण के लिए ये यहाँ लास्ट बेरिश कैंडल है एक छोटे अपसाइड इंपल्स से पहले, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि ये डिमांड पहले ही फिल हो चुकी है, जिससे इसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। हायर क्वालिटी डिमांड के लिए हम ऐसा लेवल चाहते हैं जिसे अभी तक किसी विक्स या कैंडल ने फिल ना किया हो। यहाँ लास्ट कैंडल्स के पास एक और कैंडल पेयर है जहाँ अपसाइड इंपल्स आया और उस इंपल्स से पहले एक बेरिश कैंडल है। ये भी एक डिमांड हो सकती है और ये अभी तक फिल नहीं हुई है। लेकिन इस डिमांड की प्रॉब्लम ये है कि पूरा जोन काफ़ी बड़ा है,
तो इस डिमांड को ट्रेड करने की बजाय हम इसे सिर्फ ट्रेंड वैलिडेटर की तरह यूज करेंगे, जहां हम टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाकर एक्चुअल सेटअप स्पॉट करेंगे। लेकिन तब तक हमें वेट करना पड़ता है कि मार्केट इस डिमांड को फिल करे। और कुछ घंटों बाद उसने ऐसा कर भी दिया। अब अगर हम इस पॉइंट तक आने वाले मार्केट के स्विंग लेवल्स एनालाइज करें, तो हमें पहले एक अपवर्ड पुश दिखता है, फिर पुल बैक, फिर अपसाइड कंटिन्यूएशन जो पास्ट हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद फिर एक पुल बैक और एक और कंटिन्यूएशन। लेकिन इसके बाद हमें इंक्रीज्ड सेलिंग प्रेशर दिखती है जो मार्केट को नीचे की तरफ ड्राइव करती है। तो हम देखते हैं कि पहले हायर लोज बने थे, लेकिन अब हमें एक लोअर लो मिल गया है। यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो तुरंत मान लेते हैं कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया है क्योंकि बेरिश रिवर्सल बन गया। तो वो कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया क्योंकि लास्ट लो के नीचे ब्रेक हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट को इन लोज के नीचे जाना ही था, वरना ये डिमांड फिल ही नहीं होती। तो अगर हम डिमांड को इग्नोर करके देखें, तो हम कह सकते हैं कि शायद मार्केट अब अपसाइड पुल बैक करेगी और किसी सप्लाई या रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आएगी। ऐसे में हम फर्स्ट लोअर हाई बना सकते हैं और उसे प्रीवियस लोअर लो के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब यहां से डाउन ट्रेंड रिस्पेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह सोचते हैं तो हम एक्चुअली डिमांड को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हाई टाइम फ्रेम डिमांड्स की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है। और लॉजिकली भी देखा जाए तो डिमांड को फिल करने के लिए मार्केट को इस लो के नीचे जाना ही पड़ता है। तो चांसेस यही है कि ये कोई वैलिड बेयरिश ट्रेंड शिफ्ट नहीं है। और अब जब हाई टाइम फ्रेम डिमांड फिल हो चुकी है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर जा सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ देख सकते हैं कि डिमांड के अंदर प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर हमें वही प्राइस ज्यादा डिटेल में दिखता है। ये 5 मिनट चार्ट है और हम उन कैंडल्स पर जूम करते हैं जिन्होंने डिमांड फिल की और जो कैंडल्स डिमांड के अंदर हैं। लगभग यहां जूम करना ठीक रहेगा। और ऑब्वियसली जिस प्राइस एक्शन की वजह से मार्केट ने डिमांड फिल की, वो एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में मार्केट लास्ट लोज को ब्रेक करती है और फिर अपसाइड पुल बैक देती है। ये पुल बैक्स आमतौर पर सप्लाई लेवल्स पर खत्म होते हैं, जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन देती है। उदाहरण के लिए यहां हमारे पास लास्ट सप्लाई है, लेकिन ये सप्लाई डिमांड के अंदर है और डिमांड हायर टाइम फ्रेम पर है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम डिमांड की प्रायोरिटी इस इंटरनल लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई से ज्यादा है। तो मैक्सिमम आप इस सप्लाई पर स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम डिमांड के अंदर है और मार्केट किसी भी मोमेंट पर वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल जैसे रीसेंट प्राइस एक्शन में दिख रहा है, जहां मार्केट वापस अपसाइड रिवर्स होती हुई लग रही है। बेसिकली हाई टाइम फ्रेम डिमांड से एक बुलिश रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सेल बायस वाले ट्रेडर्स देखते हैं कि ये सप्लाई कैसे फिल हुई और फिर नीचे रिजेक्ट हुई, और वो शायद लास्ट स्विंग लो के नीचे टेक प्रॉफिट टारगेट रखकर एग्जिट करने की सोच रहे होते हैं। लेकिन मार्केट सीधे उस सप्लाई के ऊपर ब्रेक कर जाती है और उन्हें स्टॉप आउट कर देती है। ये स्ट्रक्चरल प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चरली सेल बायस ट्रेडर्स गलत नहीं थे। क्योंकि हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो सप्लाई लेवल्स का रिस्पेक्ट होना कॉमन बात है। लेकिन वो पूरी तरह हाई टाइम फ्रेम डिमांड को इग्नोर कर देते हैं, और हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बार रिस्पेक्ट होते हैं कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स, स्पेशली जब लो टाइम फ्रेम सप्लाई हाई टाइम फ्रेम डिमांड के अंदर होती है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि किसके रिस्पेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई बेरिश है लेकिन डिमांड बुलिश है। तो ये दोनों कंप्लीटली अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो कंप्लीटली अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ऐसे केस में हाई टाइम फ्रेम वाला स्ट्रक्चर प्रायोरिटी लेता है और इस स्पेसिफिक सिनेरियो में वो डिमांड है। एक ही सिनेरियो ऐसा होता है जहां लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर की क्वालिटी हाई टाइम फ्रेम के बराबर होती है। जैसे इस मार्केट में पहले इंटरनल डाउन ट्रेंड आया जिसने एक्सटर्नल डिमांड फिल की और फिर उसी डिमांड से इंटरनल रिवर्सल होकर अप ट्रेंड बना। तो बेसिकली दोनों ट्रेंड्स इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइन हो जाते हैं और दोनों अपसाइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इस सिनेरियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वैलिडेट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हम एक्सटर्नल डिमांड के अंदर इंटरनल डिमांड ढूंढ सकते हैं। ये इंटरनल डिमांड हमें अपसाइड इंपल्स से ठीक पहले मिलनी चाहिए और ज़्यादा स्पेसिफिकली उस लास्ट बेरिश कैंडल पर जो ये विक भी छोड़ती है। अब तक हमें यही 5 मिनट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। प्राइस अभी अभी हाई टाइम फ्रेम डिमांड से निकल रही है, तो ये बाउंस को वैलिडेट कर रहा है। अब जब हमने लो टाइम फ्रेम इंटरनल डिमांड कंफर्म कर ली है, जिसे हम सेटअप के लिए यूज़ करेंगे, और हमें एक्सटर्नल डिमांड से बाउंस भी दिख गया है, तो अब हम वापस प्रीवियस टाइम फ्रेम पर आ सकते हैं, यहाँ 1 आवर चार्ट पर।
अब क्योंकि हमने हाई टाइम फ्रेम डिमांड के अंदर लो टाइम फ्रेम डिमांड ढूंढ ली है, तो हमें अब हाई टाइम फ्रेम डिमांड की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखना ज़रूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म होने के लिए मार्केट को इस पोटेंशियल सप्लाई को फिल करना पड़ेगा, जो वैसे भी अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि हम अभी भी हाई टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में हैं। तो जब तक मार्केट उस लो के नीचे ब्रेक नहीं करती जो इंटरनल डिमांड ने बनाया था, तब तक मार्केट इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो अब हम इस इंटरनल लो टाइम फ्रेम डिमांड से एक सेटअप प्लान कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली स्टॉप लॉस को इंटरनल डिमांड के नीचे प्लेस किया जाएगा, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए एक ज़्यादा सेफर एंट्री ये होगी कि स्टॉप लॉस को हाई टाइम फ्रेम डिमांड के नीचे रखा जाए। तो हम लो टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और हाई टाइम फ्रेम को एग्जिट टारगेट्स के लिए। अब टेक प्रॉफिट के लिए पहला टारगेट पोटेंशियल सप्लाई पर होगा। ये लॉजिक बनता है अगर आप ये मानो कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो चुकी है, मतलब आप हायर हाइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बल्कि लोअर हाइज एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन क्योंकि हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर अभी अप ट्रेंड में है और काफी टाइम से अप ट्रेंड में रहा है, तो हम इसको स्विंग ट्रेड करके अगले हायर हाई तक ले जा सकते हैं। बेसिकली मार्केट लगातार हायर हाइज बना रही है, तो ये काफी अनलकी होगा कि ठीक उसी टाइम पर जब हम एंट्री ले मार्केट हायर हाइज बनाना बंद कर दे। प्राइस ने इंटरनल डिमांड फिल की, ऑर्डर ओपन हुआ और बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल पर वापस अपसाइड की तरफ जंप कर गया। अब हमने इस पोटेंशियल सप्लाई को भी फिल कर दिया है और इसने थोड़ा सा बेरिश कैंडल के साथ डाउन साइड की तरफ रिजेक्ट भी किया, लेकिन बुलिश प्रेशर फिर से वापस आ गया और एक हायर लो बना। अगर हम इस हायर लो के लेफ्ट साइड देखें तो हमें एक डिमांड दिखती है जिसने रिस्पेक्ट किया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो अभी तक हम हायर हाइज और हायर लोज वाला अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो बेरिश होने का कोई मतलब नहीं बनता और बाद में सप्लाई थोड़ी अपसाइड की तरफ ब्रेक भी हो गई, जिससे वो और ज्यादा इनवैलिडेट हो जाती है। और प्रोबेबिलिटी यही है कि हम फिर से अपसाइड की तरफ और ऊपर ब्रेक करेंगे, जैसा कि हमने पहले हाइज के ऊपर ब्रेक किया है और कुछ घंटों बाद मार्केट ने वही किया भी। अब ये ट्रेडिंग अप्रोच पहली बार में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन हम असल में बस इतना कर रहे हैं कि अप ट्रेंड के दौरान स्विंग लोस पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, लो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री लेकर और हाई टाइम फ्रेम के स्विंग हाई पर एग्जिट कर रहे हैं। ये प्राइस एक्शन एनालिसिस और सेटअप प्लानिंग को एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपल तरीका था। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मेरी और वीडियोस देखें ताकि आपको इसे प्रॉपरली अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिले। और आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो जिसमें मार्केट के और भी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स और सिचुएशंस कवर किए गए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।